अगली जो हाइपोथेसिस थी वो जर्मनी के प्रसिद्ध फिलोसोफर इमैनुअल कांत के द्वारा 1755 में दी गई, और ये हाइपोथेसिस जो थी बेस्ड थी न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी पर। इन्हें अपनी हाइपोथेसिस पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया, भाई मुझे मैटर दे दो, देखो मैं संसार या यूनिवर्स बना दूंगा। इनके अनुसार जो प्रीमोर्डियल मैटर था वो स्पेस में पहले से फैले हुए थे। उस समय ये ठंडे थे, कठोर थे और कोई मूवमेंट नहीं हुआ करती थी इसमें, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये आपस में टकरा गए, जिससे हीट जनरेट हुई, फ्रिक्शन हुआ और हीट जनरेट हो गई। इससे एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया और ये जो पार्टिकल थे घूमने लगे, और अब ये जो बेसिकली एक ठंडा और मूवमेंटलेस मैटर था वो टाइम के साथ साथ एक हॉट नेबुला यानी कि निहारिका में कन्वर्ट हो गया और अपने एक्सिस पर घूमने लगा, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती गई। अब स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो भी बढ़ने लगा, और इतना बढ़ गया कि इक्वेटर लाइन के भाग से, इक्वेटर लाइन ये जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इक्वेटर की लाइन है, उस भाग से मैटर के रिंग बनने लगे, और ये हर रिंग बाद में ठंडे होकर के प्लेनेट का रूप लेने लगी, और जो प्लेनेट बने उससे जैसे कि अर्थ, उनमें से भी रिंग निकले और सैटेलाइट का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो मैटर बचा था उससे सन का क्रिएशन हो गया। ऐसा इमैनुअल कांत जी का मानना था, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में ये माना। यदि आप एक बार सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को रिवाइज करना चाहें तो ये आप फिगर देख सकते हैं। जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कर्वीलीनियर मोशन कर रहा है सर्कुलेटरी पाथ पे, तो वो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट बाहर की तरफ लगेगा। अब आगे क्या हुआ, अब इनके हाइपोथेसिस आई तो इसमें भी कोई ना कोई कमी मिली और क्रिटिसिज्म हुआ और कुछ सवाल उठाए गए। देखो, कांत ने बताया कि ग्रेविटेशनल के कारण जो पार्टिकल्स थे, कण थे, आपस में टकराने लगे। तो जो विद्वान थे उन्होंने पूछा कि इसके पहले ये ग्रेविटेशन, ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ था। दूसरा इन्होंने कहा कि, और जो आपने कहा कि जो प्रीमोर्डियल मैटर पहले से था, वो भी पूछा कि भाई ये पहले से था तो ये कहाँ से आया। तीसरी बात कही इन्होंने कि जैसे एंगुलर मोमेंटम जनरेट कैसे हुआ प्रिमोर्डियल मैटर में, वो भी पार्टिकल के टकराने से। जबकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई भी बॉडी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहे तब तक रहेगी अंटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और आपने तो किसी फोर्स के बारे में बताया ही नहीं। ये बात विद्वानों ने पूछ ली। फिर इन विद्वानों ने ये भी पूछा कि कान साहब, आपने कहा कि पार्टिकल टकराए और हॉट नेबुला प्रोड्यूस हुआ और रोटेशन होने लगा उसका, पर ये तो जो एंगुलर मोमेंट का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो सिद्धांत है, क्योंकि एक देखिए क्लोज सिस्टम है तो सभी रोटेशन का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे रोटेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जो कंजर्वेशन का लॉ कहता है वो कहेगा कि जो सम होगा वो मोमेंटम का कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझने के लिए। अब उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, या फिर आप पहले से रिवाइज जाकर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, जब वो लीनियर मोशन करता है तो मोमेंटम क्रिएट होता है, और ये मोमेंटम क्या होता है, ये जो पार्टिकल है इस पी को मोमेंटम बनाते हैं, और ये पार्टिकल का जो मास है और इसकी जो वेलोसिटी है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो मिलेगा वो मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, बट अगर यही पार्टिकल सर्कुलेटरी पाथ पे चले, यानी अगर ऐसे गोलाई में चल रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट होगी और एंगुलर मोमेंटम कैरी होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि L = mv × r। अब ये r कहाँ से आ गया, तो देखिए जो r होता है, मान लीजिए अब ये सर्कुलेटरी पाथ है, यहाँ सेंटर है, तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये r है, और इसका अपना मास है ही है, और ये कुछ स्पीड से वेलोसिटी से गति कर रहा है। देखिए जब स्पीड में डायरेक्शन हो ना तो आप उसे वेलोसिटी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए अब ये उन्होंने बोला कि एक नेबुला है और उसमें सारे प्लैनेट और उस बने। देखिए ये खुद के प्लैनेट है, मान लीजिए आप जुपिटर के ले लें तो इसका मास भी है और ये कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और इसके सेंटर से बीच में r की डिस्टेंस है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। ऐसा ही ये सारे जो पार्टिकल्स यानी ये प्लैनेट हैं सबके लिए हो रहा है।
लेकिन कंजर्वेशन का लॉ ये कह रहा है कि ये जो नेबुला है, नेबुला के सारे का जो एक मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एल नेबुला का जो है वो कांस्टेंट रहेगा, भले इनके कम ज़्यादा हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है इनका, मतलब ये सब के सब बराबर होंगे। ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं आपस में, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, कोई ना कोई ऐसा करके ये मैनेज करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल जो नेबुला का है मोमेंटम वो तो सेम होना चाहिए। लेकिन जो इमानुएल कांट जी की हाइपोथेसिस थी वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी।